काजल लगाया दिन में रात हो गई तूने का। आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद रफी के बारे में आपको बताएंगे कि कैसे एक गाने को गाते हुए मोहम्मद रफी के गले से निकल गया था खून। दोस्तों, बॉलीवुड में आज के दौर में कई ऐसे गायक हैं जिन्होंने हिंदी सिनेमा जगत की गायकी में अपनी अपनी अलग पहचान बनाई है, मगर इन सब से हटकर एक गायक थे मोहम्मद रफी, जो कल भी लोगों के दिल में रहे हैं, आज भी रहते हैं और आने वाली कई सदियों से लोगों के दिलों में अपनी अलग जगह बनाए रखेंगे। ना प्यारा वादा है इन मत वाली आँखों का, इस मस्ती में सूझे न क्या। रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 के दिन कोटला सुल्तान सिंह नामक गांव में हुआ था, जो आज के समय में पंजाब के अमृतसर डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है। 6 भाइयों में सबसे छोटे मोहम्मद रफी साहब को गाने का शौक उस समय हुआ था जब उनके मोहल्ले से एक फकीर रोज एक पंजाबी गीत गाता हुआ जाता था। करीबन 8 से 9 साल के मोहम्मद रफी को उस फकीर का गाना इतना अच्छा लगता था कि गाना सुनते हुए उसके पीछे पीछे चल दिया करते थे और वापस लौटने पर उस फकीर के अंदाज में ही उसके गाए गीत गाया करते थे। कुछ समय बाद साल 1935 में पिता हाजी मोहम्मद अली अपने पूरे परिवार को लेकर बड़े शहर लाहौर में चले आए और एक हजाम की दुकान खोल ली। इधर उस फकीर से मिली दुआ अब बालक रफी के गले में झलकने लगी थी। इस गले में झलकते हुए हुनर को भाई के एक दोस्त अब्दुल हमीद ने पहचाना, जो बाद में आकर इनके रिश्ते में बहनोई भी बनी। मोहम्मद रफी साहब को पहली बार स्टेज पर गाने का मौका भी बड़े नाटकीय ढंग से मिला था। हुआ यूं था दोस्तों कि एक बार लाहौर में मशहूर गायक के एस सरगर साहब का शो रखा था। 13 साल के मोहम्मद रफी अपने भाई के साथ उस शो को देखने आए थे। अचानक वहां बिजली गुल हो जाती है और ऐसे में के एस सरगर साहब को न सुन पाने की वजह से दर्शक चीखने चिल्लाने लग गए थे। रफी साहब के भाई ने शो रखने वाले से अपने भाई के लिए सिफारिश की और कहा कि जब तक बिजली नहीं आती है तब तक ये लड़का गुस्साई भीड़ का दिल बहला देगा। मौके की नजाकत देख मोहम्मद रफी को स्टेज पर गाने के लिए भेज दिया गया। इसी शो में एक संगीतकार श्याम सुंदर जी भी मौजूद थे, जिन्होंने 13 साल के मोहम्मद रफी की आवाज सुनी और साल 1941 में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच के लिए गाने का मौका दिया। आवाज को पहचान मिलने के बाद रफी साहब को लाहौर के ऑल इंडिया रेडियो में गाने का बुलावा आया। वो श्याम सुंदर जी थे जिन्होंने रफी साहब को बम्बई बुलाकर अपनी हिंदी फिल्म गांव की गोरी में गाने का मौका दिया और अपने पहले गीत दिल हो बेकाबू में दिलदार की ऐसी की तैसी से रफी साहब का हिंदी सिनेमा जगत में सफर शुरू हुआ। मोहम्मद रफी साहब ने अपने जीवन में 2 शादियां की थी। पहली पत्नी ने भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत में न रहकर पाकिस्तान जाने का फैसला ले लिया था, जिसके लिए रफी साहब बिल्कुल भी राजी नहीं थे और पहली पत्नी उन्हें छोड़कर पाकिस्तान चली गई। उनकी दूसरी शादी बेगम विकलिक्स के साथ हुई, जिन्हें 6 बच्चे हुए। 4 बेटे और 3 बेटियों में से एक बेटा उन्हें पहली पत्नी से था। अपने जीवन में रफी साहब ने कई भाषाओं में करीबन 25,000 से भी ज्यादा गाने गाए। इनमें से अधिकतर गाने हिंदी में गाए। नौशाद, जयशंकर किशन, ओ.पी. नैयर और सचिन देवबर्मन जैसे संगीतकारों के साथ काम करते हुए रफी साहब ने अपना पहला फिल्म फेयर अवार्ड साल 1960 में 14वीं का चांद नामक फिल्म के शीर्षक गीत के लिए मिला था। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। इसके बाद साल 1961 में ससुराल, साल 1964 में दोस्ती, साल 1966 में सूरज, साल 1968 में ब्रह्मचारी और साल 1977 में फिल्म हम किसी से कम नहीं के लिए अपना आखिरी फिल्म फेयर अवार्ड जीता था। साल 1965 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है। धीरे धीरे मोहम्मद रफी ने एक के बाद एक कई सुपरहिट गानों को अपनी आवाज दी और सुनने वालों के दिलों पर अपनी एक अलग छाप छोड़ दी। हंसमुख और शांत स्वभाव के मोहम्मद रफी का अपने काम और काम वालों के प्रति ईमानदारी का प्रमाण इस बात से लगाया जाता है कि उन्होंने इसके लिए अपनी साथी गायिका लता मंगेशकर के साथ भी करीब 6 सालों तक गाना तो दूर बात तक नहीं की थी। दरअसल
लता मंगेशकर गाने की रॉयल्टी को लेकर गायकों की एक यूनियन बनाना चाहती थी, जिससे संगीतकारों की तरह गायकों को भी गीतों की रॉयल्टी मिल सके। जब इस मुद्दे को लेकर उनकी रफी साहब से बात हुई तो रफी साहब ने कहा था कि हम जो गाना गाते हैं उसका मेहताना तो हमें मिल जाता है, तो गाने की रॉयल्टी कैसी। और रफी साहब ने रॉयल्टी के लिए लता जी का समर्थन नहीं किया। बस इसी बात को लेकर दोनों में अनबन हो गई, जिसके बाद दोनों ने कई वर्षों तक कोई गीत साथ में नहीं गाया। दोस्तों अब आपको बता देते हैं कि साहब के गले से कैसे खून निकल गया था। आपको बता दें कि रफी साहब को ऐसे बहुत कम लोग हैं जिन्होंने उदास या फिर रोते हुए देखा हो, और ऐसे मौके महज 2 बार ही आए थे, वो भी गाने की रिकॉर्डिंग के दौरान। इनमें से एक मौका साल 1952 में आई उनकी पहली हिट फिल्म बैजू बावरा के गीत दुनिया के रखवाले सुन दर्द भरे मेरे गीत को गाते समय आया था, जब इस गाने को ऊंचे सुरों की घंटों रियाज के बाद गानों की रिकॉर्डिंग की गई थी। संगीतकार नौशाद साहब ने गाने की रिकॉर्डिंग पूरी तो की, मगर गाना खत्म होते ही रफी साहब की गले से खून आ गया था। इस हादसे के बाद रफी साहब कुछ समय तक गाना नहीं गा सकते थे। नौशाद साहब से उन्हें जब खूब तारीफें मिली तो सुनकर रफी के आंखों में आंसू आ गए थे। रफी साहब तो अपनी बेटी की विदाई पर भी नहीं रोए थे, अपनी बेटी की हंसते हुए विदा किया, मगर बेटी की विदाई का दर्द अपने सीने में दबाए हुए विदाई के जस्ट 2 दिन बाद फिल्म नीलकमल के गीत को रिकॉर्डिंग करते हुए बच्चों की तरह सिसक सिसक कर रोने लग गए थे रफी साहब। 30 जुलाई 1980 की वो रात, जब निर्माता निर्देशक जे ओम प्रकाश जी की फिल्म के गाने रिकॉर्डिंग चल रही थी, गाने की महज 4 लाइन बाकी। सीढ़ियों से नीचे उतरकर अपनी गाड़ी में बैठकर फिर से सीढ़ी चढ़कर फिर ऊपर आए और जे ओम प्रकाश जी से बोले, ओम जी केवल 4 लाइनें तो बाकी है, कल के लिए क्यों बाकी रखे, आज ही पूरी कर देते हैं। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी की बोल, फिल्म का नाम आसपास की। ये 4 लाइनें रिकॉर्डिंग की और नीचे आकर अपनी गाड़ी में बैठे और घर चले गए। दूसरे दिन 31 जुलाई के दिन रफी साहब को दिल का दौरा पड़ा और हिंदी संगीत का अनमोल रत्न इस दुनिया से अपना काम पूरा करके उस दुनिया में चला गया। रफी साहब का अंतिम संस्कार जूहू के मुस्लिम कब्रिस्तान में किया गया था। उस दिन बारिश होने के बावजूद रफी साहब की अंतिम यात्रा में करीबन 10,000 से भी ज्यादा लोगों का कारवां सड़कों पर उमड़ पड़ा था। ये भीड़ उनके चाहने वालों की थी, जो अब तक की सबसे विशाल अंतिम यात्रा कही जाती है। उनको सम्मान देते हुए भारत सरकार ने 2 दिन की राष्ट्रीय छुट्टी भी घोषित की थी। साल 2010 में रफी के मकबरे को दूसरे फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट जैसे मधुबाला के साथ बनाया गया था। मोहम्मद रफी के चाहने वाले हर साल उनके जन्म और मृत्यु के दिन मकबरे के पास उन्हें श्रद्धांजलि और जन्मदिन की बधाई देने जाते हैं। इसी जगह पर उनकी याद में एक नारियल का पेड़ भी लगाया गया है। दोस्तों अगर आपको भी मोहम्मद रफी साहब की आवाज और उनके गाए गीत पसंद हो तो कृपया हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें। और इस जानकारी को कैसे इस गाने को गाते समय मोहम्मद रफी के गले से निकला था खून को लाइक शेयर जरूर करें। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।